हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बेस रेट एंड एमसीएलआर के बारे में, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट। राइट, जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने दो चीजें आपको उल्टी बता दी थी। राइट, तो कौन सी थी? हमने किया था कॉल मनी मार्केट। राइट, आपको याद होगा कॉल मनी मार्केट के बारे में हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि कॉल मनी मार्केट के अंदर जो बैंक्स है वो एनडीटीएल का 1% जो है वो बोरो कर सकती है आरबीआई से, और ये जो 1% बोरो कर सकती है तो इसमें 0.7% जो बोरो करेगी बैंक्स वो टर्म रेपो पे बोरो करेगी, और 0.25% जो बोरो करेगी वो रेपो रेट पे बोरो करेगी। राइट, तो यहाँ पे आई थिंक मैंने ये जो था ना ये उल्टा बता दिया था, तो इसको आप चेक कर लेना। और दूसरा मैंने बताया था यहाँ पे टर्म रेपो के अंदर जब बैंक्स बोरो करेगी तो टर्म रेपो का जो टाइम होता है वो कितना होता है? 7 डेज, 14 डेज या फिर 28 डेज का होता है। तो यहाँ पे आई थिंक मैंने 28 की जगह पे 21 बोल दिया था। तो ये दो चीजें थी जो आप सही कर लेना। राइट, तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है बेस रेट। बेस रेट क्या होता है? बेस रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है वो आगे पैसा उधार पे नहीं दे सकती इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। राइट, अब देखो बैंक के साथ जब हम लोन लेने जाते हैं बैंक के पास तो उस टाइम पे क्या होता है? बैंक का हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताती है। तो बेस रेट क्या है? बेस रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिससे कम रेट पे बैंक्स जो है वो आगे लोन नहीं दे सकती अपने कस्टमर्स को। राइट, तो अब होता क्या है? जो बैंक होती है ना, बैंक के कुछ प्राइम कस्टमर्स होते हैं। राइट, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं जो अक्सर कर बैंक से जो लोन लेते रहते हैं, बड़ी बड़ी अमाउंट में लोन लेते हैं। तो वहां पे बैंक्स क्या करती है? बैंक्स उनको बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे देती है। बट होता क्या है? जो प्राइम कस्टमर्स होते हैं उनको तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे देती है, लेकिन जो नए कस्टमर्स आते हैं, जैसे किसने नई इंडस्ट्री शुरू करी है, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज शुरू करी है, तो उसको जो बैंक रेट देती है ना उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा चार्ज करती है, प्राइम कस्टमर्स से कम चार्ज करती है। तो यहां पे क्या बोला आरबीआई ने कि एक जो है जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उसका एक बेस रेट होगा। बेस रेट मतलब उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है वो अपने कस्टमर्स को लोन नहीं दे सकती। मतलब कि यहाँ पे बेसिकली फ्लोर सेट करा है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। बेस रेट से पहले क्या होता था? बेस रेट से पहले होता था बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट बीपीएलआर, और उससे पहले होता था प्राइम लैंडिंग रेट। राइट, अब प्राइम लैंडिंग रेट की जगह पे आ गया बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। अब इसमें भी देखा कि इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रही तो बैंक ने इसको रिप्लेस करके, जो बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट था इसको रिप्लेस करके बैंक लेकर आई बेस रेट ऑन 1 जुलाई 2010 को। लेकिन यहां पे भी इतनी ट्रांसपेरेंसी देखने को नहीं मिल रही। ये जो बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट था ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2003 में। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, जिसके चलते हुए जो लैंडिंग रेट्स थे, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक्स आगे पैसा दे रही थी अपने कस्टमर्स को, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। इसीलिए बैंक्स लेकर आई थी एक नया रेट जिसको नाम दिया गया बेस रेट का। तो बैंक्स ने बोला कि अब बेस रेट से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप आगे जो है लोन नहीं दे सकते, अपने बोरोवर्स को चीपर लोन नहीं दे सकते। तो बेसिकली होता क्या है? यहाँ पे बार्गेनिंग वाला सिस्टम शुरू हो गया कि जिसने लोन लेना है वो बैंक के पास बोरोवर जाता है, जो भी लोन लेने जा रहा है, तो बैंक के साथ वो पहले बार्गेनिंग करता है कि आप मुझे कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दोगे। तो बैंक क्या करती है? बैंक भी उसमें अपना प्रॉफिट देखती है कि बहुत बड़ा लोन ले रहा है तो ठीक है हम कम रेट ऑफ इंटरेस्ट कर देते हैं, अगर बहुत ही छोटी अमाउंट में लोन ले रहा है तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा कर देती थी बैंक। तो इस तरह से यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी इसीलिए बैंक लेकर आई थी बेस रेट। अब बैंक्स ने क्या बोला कि जो बेस रेट होगा, बेस रेट वो किस अकॉर्डिंग असेस किया जाएगा? बेस रेट होगा वो डिपेंड करेगा रेपो रेट पे, रिवर्स रेपो रेट एंड बैंक रेट पे। इट मींस कि जैसे ही रेपो रेट बढ़ता है तो बेस रेट भी बढ़ना चाहिए, रेपो रेट कम हो रहा है तो बेस रेट भी कम होना चाहिए। बट ऐसा हो नहीं रहा था। होता क्या था? जैसे कि किसी ईयर में जो आरबीआई है उसने रेपो रेट क्या कर दिया? कम कर दिया। पहले 5% था तो 5% से
कम करके 4% कर दिया। लेकिन यहाँ पे बैंक्स क्या कर रही है बेस रेट के साथ, बेस रेट बैंक्स का अगर पहले 7% था तो बैंक्स उस 7% को कम करके 6.8% पे ले आई। अब यहाँ पे रेपो रेट 1% कम हो रहा है तो बेस रेट में 0.2% का ही डिफरेंस आ रहा है। तो रेपो रेट के अकॉर्डिंग जो बैंक्स है वो बेस रेट को सेट नहीं कर रही। तो इट मींस कि अगर बैंक रेपो रेट के अकॉर्डिंग बेस रेट बैंक्स ने सेट करना ही नहीं है तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी का फायदा क्या। मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी में जो रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट सेट किए जाते हैं वो इसीलिए तो सेट किए जाते हैं ना कि बैंक्स जो आगे लोन्स दे रही है तो इसी रेपो रेट के अकॉर्डिंग आगे का वो रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। मतलब कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, राइट। तो यही यहाँ पे दिक्कत आ रही थी बेस रेट के अंदर। तो फरवरी 2024 की अगर हम बात करें, बेस रेट अभी भी चलता है, तो फरवरी 2024 का जो बैंक्स का बेस रेट है वो कितना है 9.10 से लेकर 10.25% है बैंक्स का बेस रेट। और वैसे जो है आइडियली है कि जो बैंक्स है वो इस बेस रेट से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपने कस्टमर्स को लोन नहीं दे सकती। तो फिस्कल ईयर 2015-16 में जो आरबीआई थी वो बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स लेकर आई क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट के एरिया में। अब ये इनिशिएटिव्स क्या है इसको हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इन्होंने क्या बोला कि ट्रांजिशन टू बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी साइकिल। पहले क्या होता था, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती थी ये साल में 2 बार बनाई जाती थी, राइट। तो एक साल के अंदर 2 टाइम्स जो थी मॉनेटरी पॉलिसी आती थी। अब मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 मंथ्स के बाद आ रही है। एवरी 2 मंथ्स जो है रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है, राइट। तो हर 2 महीने के बाद जो है आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करती है। दूसरा क्या बोला कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसको किसके अकॉर्डिंग जो है रिकॉग्नाइज किया जाएगा। हेडलाइन इन्फ्लेशन को जो उर्जित पटेल कमेटी की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है उसको डिसाइड किया जाएगा। फिर इन्होंने क्या बोला कि जो इन्फ्लेशन है इसकी एक रेंज होनी चाहिए, टारगेटेड इन्फ्लेशन होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो आता है उसमें टारगेटेड इन्फ्लेशन कितनी रहेगी, टारगेटेड इन्फ्लेशन रहेगी 4+-2। इट मींस कि जो इन्फ्लेशन की रेंज होगी, जो हेल्दी इन्फ्लेशन की रेंज है वो कितनी होनी चाहिए 2 to 6% के बीच में। तो आइडियल इन्फ्लेशन क्या होती है 2 to 6% के बीच में। अगर 6% से इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इट मींस कि वो हमारी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। अगर 2% से कम होती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी, तो वो भी हमारी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। तो आइडियल इन्फ्लेशन रेट कितना है 2 to 6%, राइट। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग रेपो रूट था उसमें टर्म रेपो का नया कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। टर्म रेपो में क्या टेन्योर था 7 डेज, 14 डेज एंड 28 डेज का, राइट। और फिर ये एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए थे कॉल मनी मार्केट का। कॉल मनी मार्केट में मैंने बताया ये आपको मार्च 2016 में ये लेकर आए थे। तो कॉल मनी मार्केट में जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एनडीटीएल का 1% जो बैंक्स है वो बोरो कर सकती है और 1% में से 0.25% रेपो रेट पे बोरो करेगी और 0.75% जो है वो टर्म रेपो पे बोरो करेगी। टर्म रेपो 7 डेज, 14 डेज एंड 28 डेज की होती है। तो अब ये टर्म रेपो क्यों लाई जाती है, सो दैट की जो हम मार्केट में स्टेबिलिटी ला सके। दिस एम टू इम्प्रूव द ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसी इंपल्सेस अक्रॉस द इंटरेस्ट रेट स्पेक्ट्रम एंड प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द लोन मार्केट। लोन मार्केट में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवानी है, राइट। इसके अलावा 2016-17 में जो आरबीआई थे उसने इंडिविजुअल्स को भी अलाउ कर दिया कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स भी अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि डेवलप्ड इकोनॉमीज में होता है, लाइक यूएस हो गया, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीएलआर की। एमसीएलआर क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट। अब ये क्या है, अब हमारी जो सरकार थी उसने देखा आरबीआई ने की जो मॉनेटरी पॉलिसी आ रही थी, गवर्नमेंट ने फिर देखा इन सब चीजों को असेस करके कि जो बेस रेट है ना उसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रही, तो क्यों ना एक एमसीएलआर सेट किया जाए, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट जो है वो सेट किया जाए। तो ये कब इफेक्ट में आया था, 1 अप्रैल 2016 को ये इफेक्ट में आया था। तो इसके फीचर्स क्या है, It will be a tenor linked internal benchmark.
इसका एक इंटरनल बेंचमार्क सेट किया जाएगा, एक फिक्स टेन्योर होएगा और एनुअल बेसिस पे इसको रीसेट किया जाएगा, राइट। एनुअल लैंडिंग रेट्स जो है वो फिक्स किए जाएंगे MCLR के अंदर और हर महीने प्री अनाउंस्ड डेट पे इसको रिव्यू किया जाएगा और जो एग्जिस्टिंग बोरोअर्स है उनको ऑप्शंस दिए जाएंगे अगर वो बेस रेट पे बोरो करना चाहते हैं या फिर MCLR के पे, राइट। वो किसी भी ऑप्शन पे मूव कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शंस होंगे और बेस रेट जो है उसको रिव्यू करना, पब्लिश करना ये बैंक्स अभी भी कंटिन्यू रखेंगे। जो बेस रेट है उसको भी रिव्यू भी किया जाएगा और बेस रेट पब्लिश भी किया जाएगा, राइट। अब आरबीआई ने क्या देखा, आरबीआई ने देखा कि जो मॉनेटरी ट्रांसमिशंस हो रहे हैं उसमें जो लैंडिंग रेट्स है ना, लैंडिंग रेट्स जो है वो उस अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे जिस तरह से जो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं। टूल्स जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया। तो 2015-16 में एक चीज देखी गई कि आरबीआई ने जो रेपो रेट था, रेपो रेट कम कर दिया। कितना कम किया आरबीआई ने रेपो रेट? 1.25% जो रेपो रेट था वो कम कर दिया, ठीक है, रिड्यूस कर दिया। 1.25% रेपो रेट रिड्यूस कर दिया। लेकिन इसके बदले में जो बैंक्स ने अपना रेट, लैंडिंग रेट रिड्यूस करा, वो कितना करा? मैक्सिमम 0.6%। रेपो रेट 1.25% कम हुआ है और लैंडिंग रेट कितना कम हुआ है? 0.6% ही। तो ये तो मिसमैच हो गया ना। अब रेपो रेट आरबीआई कम क्यों कर रही है? इसीलिए कम कर रही है ना कि मार्केट में स्टेबिलिटी लाई जाए, लेकिन रेपो रेट के अकॉर्डिंग लैंडिंग रेट्स जो है वो कम हो ही नहीं रहे हैं। तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी का क्या फायदा हुआ? मॉनेटरी पॉलिसी तो इसीलिए बनाई जाती है ना कि मार्केट में हम लिक्विडिटी को एडजस्ट कर सकें। तो फिर अब अगर लैंडिंग रेट चेंज नहीं होंगे तो लिक्विडिटी भी चेंज नहीं होगी, लिक्विडिटी को भी स्टेबल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे फिर जो MCLR था इसमें भी दिक्कत आई। तो यहाँ पे फिर अब बैंक्स को बोला गया कि आपके पास 3 मेथड्स है टू कंप्यूट देयर बेस रेट। बेस रेट को अगर आपने कैलकुलेट करना है तो इन 3 मेथड्स के बेसिस पे आप कैलकुलेट करेंगे। कौन से है? एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स बैंक के पास कितने हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स कितने हैं एंड ब्लेंडेड कॉस्ट ऑफ फंड्स लायबिलिटीज। मतलब कि बैंक के पास कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, उसके बेसिस पे जो बेस रेट होगा वो डिसाइड किया जाएगा, राइट। आरबीआई के अकॉर्डिंग जो MCLR है उसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं तो वो देख लेते हैं। एक तो जो पॉलिसी रेट ट्रांसमिशन है, लैंडिंग रेट्स का जो है, तो उसको हम इम्प्रूव कर पाएंगे। आरबीआई ने जब ये MCLR का कॉन्सेप्ट लेकर आई थी तो उस टाइम पे आरबीआई ने MCLR के कुछ बेनिफिट्स अनाउंस करे थे। बोला था कि जो MCLR है उसके बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स उन्होंने क्या बताया कि जो लैंडिंग रेट्स है ना, पॉलिसी रेट्स हो गए, लैंडिंग रेट्स हो गए, ये इंप्रूव होंगे बैंक्स के MCLR के थ्रू। इसके अलावा बैंक्स जो इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करती है, जो कंप्यूट करती है, कैलकुलेट करती है इंटरेस्ट रेट, वो और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा MCLR के थ्रू। और जो बोरोअर्स को लोन की कॉस्ट पड़ रही है वो फेयर रहेगी। बैंक्स जो लोन दे रही है बोरोअर्स को वो फेयर अमाउंट में ही देंगी जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। इसके साथ साथ बैंक्स जो है वो और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगी और उनकी जो लॉन्ग रन वैल्यू है वो भी इन्हांस होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि MCLR के जो आरबीआई ने सोचा था रिजल्ट्स होंगे, वैसे डिजायर्ड जो रिजल्ट्स थे वो MCLR नहीं ला पाई। तो जो हेल्दी मॉनेटरी ट्रांसमिशंस थे वो नहीं हो पाए। ट्रांसपेरेंसी लाने का इनका टारगेट था, वो ट्रांसपेरेंसी आरबीआई नहीं ला पाई। तो ये सब कुछ हमने देखा कि जो MCLR था उससे भी जो हमारे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी थी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो लोन्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रही है बैंक्स, उस पे ट्रांसपेरेंसी नहीं लाई जा सकी। और उसके बाद आरबीआई ने क्या अनाउंस किया? अप्रैल 2019 से आरबीआई ने अनाउंस किया कि आपका जो प्रिस्क्राइब्ड एक्सटर्नल बेंचमार्क होगा वो इन 4 जो ऑप्शंस दे दिए कि इनमें से एक के बेसिस पे आप बेंचमार्क जो प्राइस है, जो बेंचमार्क रेट है वो सेट करोगे। बेंचमार्क रेट किस बेसिस पे सेट किया जाएगा? या तो आप रेपो रेट के अकॉर्डिंग आपका बेंचमार्क रेट सेट करोगे, या फिर 91 डेज के जो ट्रेजरी बिल यील्ड है उसके बेसिस पे आप अपना बेंचमार्क रेट सेट करोगे, या फिर 182 डेज के जो ट्रेजरी बिल यील्ड है उसके बेसिस पे आप सेट करोगे, या फिर कोई भी बेंचमार्क जो फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से के द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना बेंचमार्क रेट सेट
कर सकते हो। तो ये 4 ऑप्शंस दे दी कि इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप फॉलो कर सकते हो टू सेट द बेंचमार्क रेट, राइट। अब इट मींस कि जो एक्चुअल लैंडिंग रेट है यहाँ पे जो MCLR लेकर आई थी RBI, तो इस केस में भी जो एक्चुअल लैंडिंग रेट है वो बैंक्स के इंटरनल डाटा के साथ मैच नहीं कर रहे। रेपो रेट में जो इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसके अकॉर्डिंग जो बेंचमार्क रेट में कम ज्यादा होता है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा। रेपो रेट के अकॉर्डिंग जो बैंक्स का रेपो रेट होता है उसके अकॉर्डिंग बेस रेट सेट नहीं हो रहा। MCLR जो इसमें लैंडिंग रेट्स है वो सेट नहीं हो रहे, तो मार्केट का जो बेंचमार्क रेट है वो सेट नहीं हो रहा। तो अभी जो हमारी RBI है वो अभी भी काम कर रही है कि सो दैट कि हम जो अपना लैंडिंग रेट्स है उसको हम RBI के जो टूल्स है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर पाए। तो लेट्स सी आगे क्या बनता है, आगे क्या चेंजेस करेंगी, तो उसके बारे में हम आगे न्यूज में पढ़ लेंगे, राइट। अब बात करते हैं करंट MCLR की। करंट MCLR बैंक्स का कितना है 8 to 8.60%। ये है करंट MCLR, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।